हेलो फ्रेंड्स, प्रॉपर्टी लेन देन .com चैनल पे मैं भूपेंद्र सिवाग आपका वेलकम करता हूं। आज हम अपना 18th एपिसोड ले आए रियल एस्टेट अपडेट का। 17 एपिसोड आपने बहुत पसंद किए, कंटेंट आपको अच्छा लगा, इसी से मोटिवेट होकर हम अपना 18th एपिसोड लेके आए। उम्मीद करते हैं आपको ये एपिसोड भी बहुत अच्छा लगेगा। आप इस वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे जिन लोगों ने नहीं किया। जिन लोगों ने किया है वो दूसरे ग्रुप्स में दूसरे लोगों को शेयर करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए मोटिवेट करेंगे, क्योंकि जैसे जैसे ये काफिला आगे बढ़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली हमारी बड़ी होगी, हम लोग ग्रो करेंगे। हमारी कोशिश रहेगी हमारा जो कंटेंट है हम उसको भी और बेहतर करते जाएं दिन पे दिन। तो आज की जो रियल एस्टेट की अपडेट है बड़े ध्यान से सुनने की है, आपको बहुत ही उसमें नॉलेज मिलने वाली है। शुरुआत कर लेते हैं हम बिना किसी देरी के। आप चाहे किसी हाई राइज प्रोजेक्ट में रहते हो, चाहे लो राइज प्रोजेक्ट में रहते हो, या आपने अभी किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट की है, फ्यूचर में आप उस प्रोजेक्ट में शिफ्ट होना चाहते हैं, तो ये जानकारी आपको होनी जरूरी है, आपको पता होना चाहिए। मैं एग्जांपल से आपको बताऊंगा। एग्जांपल क्या, रियल ये इंसिडेंट है। बेंगलोर में एक प्रोजेक्ट था, मंत्री ग्रुप का एक प्रोजेक्ट था। यहाँ लोगों ने अपना फ्लैट बुक कराया, तो ये 11 से 12 एकड़ का प्रोजेक्ट था। यहाँ पर 500 से 650 के करीब अपार्टमेंट थे, और लोगों ने जब अपने अपार्टमेंट यहाँ 2004 में बुक कराए थे तो 90 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से जो टोटल कवर्ड एरिया है लोगों से चार्ज किया गया था मेंटेनेंस के नाम पे, और जो कि रिफंडेबल था। जब ये प्रोजेक्ट बनके तैयार हो गया, जो इसका मेंटेनेंस का काम था, जो डेवलपर है उसने अपनी एक कंपनी को दे दिया, वो उसका पूरा मेंटेनेंस का काम करती रही। फिर उस कंपनी ने थर्ड पार्टी को ये मेंटेनेंस का चार्ज दे दिया, वो कंपनी भी वहाँ पर मेंटेनेंस का काम करती रही। उसके बाद जब उस थर्ड कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ, तो ये कॉन्ट्रैक्ट उस कंपनी के साथ इस तरह से हुआ था कि जैसे उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा, जो मेंटेनेंस का काम है वो RWA को, जो वहाँ के लोकल लोग हैं जो उसमें रहते हैं, जो होम बायर हैं, जो अलॉटीज हैं, उनको मेंटेनेंस का चार्ज दे दिया जाएगा। जब मेंटेनेंस का चार्ज देने की बात आई तो मेंटेनेंस का चार्ज RWA को तो दिया गया, लेकिन जो 90 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से पैसे चार्ज किए गए थे वो बिल्डर ने रिफंड करने से मना कर दिया। फिर RWA नेशनल कंज्यूमर फोरम में गई, वहां पर जाकर उन्होंने कंप्लेन की। कंप्लेन करने के बाद जो फोरम थी, नेशनल कंज्यूमर रिड्रेसल डिस्प्यूट जो कमीशन है, उन्होंने RWA के फेवर में ये डिसीजन दिया। ये अमाउंट थोड़ा नहीं था, ये अमाउंट करीब 7 करोड़ रुपए थे। जी हाँ, 7 करोड़ रुपए थे ये, जो 90 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से लिए गए थे। अब बिल्डर को लगा कि 7 करोड़ रुपए उसको देने पड़ेंगे। बिल्डर उसके खिलाफ ये जो कमीशन ने ऑर्डर दिया था, सुप्रीम कोर्ट चला गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें ऑर्डर दे दिया। सुप्रीम कोर्ट में भी RWA के जो अलॉटीज हैं उनके फेवर में ऑर्डर दिया और कहा है कि जो 7 करोड़ रुपए हैं आपको वो वापस करने पड़ेंगे। तो ये ऑर्डर, ये डायरेक्शन जो सुप्रीम कोर्ट की आई है, हर किसी के लिए इंपॉर्टेंट है। आप इसको ध्यान से सुन लें, नोट कर लें, क्योंकि फ्यूचर में, या आप अभी किसी अपार्टमेंट में रह रहे होंगे, फ्यूचर में किसी अपार्टमेंट में शिफ्ट होंगे, और जब RWA को ये दिया जाएगा मेंटेनेंस का काम, तो आपसे जो पैसा लिया गया है, जिस भी प्रोजेक्ट में लिया गया होगा, वो आप किसी भी शहर से हो सकते हैं, दिल्ली से, मुंबई से, चेन्नई से, कोलकाता से, बेंगलुरु से, जहाँ से आप देख रहे हैं, और रिफंड करने से अगर बिल्डर मना कर दे तो आप ये सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया है, जो डायरेक्शन आई है, ये आप उसको दिखा सकते हैं। तो आपके बहुत काम का होने वाला है। इसकी आपको डिटेल चाहिए तो मैं लिंक आपको इसका प्रोवाइड करा दूंगा। आपको लिंक वीडियो के नीचे मिल जाएगा। आपको फ्यूचर में बहुत ही काम आने वाली चीज़ है, ये आप नोट कर लीजिए। तो कैसी लगी आपको ये अपडेट? अगर आपको ये अपडेट अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। बहुत खोज के, बहुत ढूंढ के आपके लिए इस तरीके रियल एस्टेट अपडेट लेकर आते हैं। अब हम अपनी अगली अपडेट पर बढ़ लेते हैं। मैंने पिछली जो अपडेट थी उसमें आपको बताया था ओबरॉय रियल्टी के बारे में, जिन्होंने बाय करा था लैंड गुड़गांव में, जिसके बाद उनके शेयर के जो प्राइस है काफी बढ़ गए थे। एक बार उन्होंने फिर मुंबई के पास में जमीन बाय की है, और इस लैंड को बाय करने के बाद एक बार फिर से उनके शेयर काफी बढ़ गए हैं। तो ये बहुत पॉजिटिव चीज है रियल एस्टेट के हिसाब से। जैसे जैसे जो डेवलपर हैं वो अपना एक्सपेंशन कर रहे हैं, तो जो शेयर्स हैं वो भी अच्छे बढ़ रहे हैं। एक चीज और नोट करने वाली है कि 2024 में भी ये रियल एस्टेट की जो रैली है चलने वाली है, क्योंकि 2024 के हिसाब से अगर हम आज बात करें, जितने भी टॉप लिस्टेड प्लेयर हैं रियल एस्टेट के, सबका जो डेट था वो कम होता जा रहा है, डेट फ्री होती जा रही है कंपनी। तो इनके पास लिक्विडेशन भी आ रहा है, इनके पास अपना पैसा भी है, तो ये अच्छे से एक्सपेंशन करेंगे और ये नए नए प्रोजेक्ट लाते रहेंगे। तो 2024 भी रियल एस्टेट में अच्छा करेगा। अब हम अपनी अगली अपडेट पर चलते हैं। अगली अपडेट गुड़गांव से जुड़ी है। आपको याद होगा चिंटल पैराडीजो जो प्रोजेक्ट है द्वारका एक्सप्रेसवे पे है, उसमें कुछ दिक्कतें आ गई थी, उसका एक छज्जा गिर गया था। उसके बाद भी कई बार वहाँ इस तरह की शिकायतें आई हैं। अब बिल्डर की तरफ से पिछले दिनों ऑफर आया था बाय बैक का। फिर से बिल्डर ने जो वहाँ पर 5 टावर है उसमें जो लोग रहते हैं उनको बाय बैक का ऑफर दिया है, 15 दिन का टाइम दिया है। अगर आप कोई चिंटल पैराडीसो से है, आपको इन्फॉर्मेशन ना अब तक पता लगी हो,
तो ये इन्फॉर्मेशन आप उन लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। आपके पास अपडेट है ये पहले से तो कोई बात नहीं, हम अपनी अगली अपडेट पर चलते हैं। एक और अपडेट है, ये अपडेट कोच्चि से है। कोच्चि में ईडी ने एक रियल एस्टेट के डेवलपर को पकड़ा है। उसने बैंक फ्रॉड किया था एसबीआई का, उसने एसबीआई से लोन लिया किसी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, लेकिन उसने वो प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं किया। धोखाधड़ी के आरोप में ये हीरा कंस्ट्रक्शन के नाम से डेवलपर था। ईडी ने इसको अरेस्ट कर लिया है। ईडी की रेड लगातार जारी है और मुझे लगता है आने वाले दिनों में भी आप देखेंगे इस तरह की रेड्स जारी रहेंगी। पिछले दिनों एक इस तरह का सर्च ऑपरेशन या कहें रेड डीएलएफ के यहाँ भी हुई थी पिछले दिनों, तो वो मुझे अपने पिछले एपिसोड में शायद लेना भूल गया था, तो मैं आपको बता देता हूँ। ये मुझे लगता है 15 से 20 दिन पुरानी बात हो गई है। तो जिन लोगों को ऐसा लगे कि मैंने डीएलएफ के बारे में नहीं बताया, तो मैं डीएलएफ के बारे में बता रहा हूँ कि अभी रेट पड़ी थी। अब हम अपनी अगली अपडेट की बात कर लेते हैं। आरबीआई ने फिर से अपना जो रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, उसको अनचेंज रखा है। ये क्या होता है, इस पे आप पे क्या फर्क पड़ता है, आसान भाषा में समझा देता हूँ। यदि आरबीआई रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट अगर इसको बढ़ाता तो आपका जो लोन है, आप होम लोन लेते हैं, वो महंगा हो जाता, उसका इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता। तो आरबीआई ने रेपो रेट वगैरह कुछ नहीं बढ़ाया है, इंटरेस्ट रेट को अनचेंज रखा है, तो आपका होम लोन बढ़ने नहीं जा रहा है। रियल एस्टेट के लिए एक पॉजिटिव चीज है, यानी रियल एस्टेट जो अच्छा चल रहा था वो अच्छा करता रहेगा। 2024 में किसी तरह का इंटरेस्ट के रेट में कोई चेंज नहीं हुआ है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट मैं अपडेट आपको देने जा रहा हूं। आपने कोई प्रॉपर्टी बाय की है या कोई प्रॉपर्टी सेल की है और आपने प्रॉपर्टी बाय या सेल करते हुए अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड नहीं लगाया, तो आपके लिए दिक्कतें हो सकती हैं। क्योंकि जब आप कोई प्रॉपर्टी सेल करते हैं या आप कोई प्रॉपर्टी बाय करते हैं तो आपको सेलर को 99% देना पड़ता है, 1% आपको टीडीएस जमा कराना पड़ता है, फिर आप उसका क्रेडिट क्लेम कर लेते हैं। लेकिन जिन लोगों ने भी 50 लाख से ऊपर की प्रॉपर्टी बाय करी है, उसके साथ आधार कार्ड, पैन कार्ड नहीं लगाया, उनको इनकम टैक्स के नोटिस जाने लगे हैं और उनको 20% तक का पे करने के लिए कहा जा रहा है जो उन्होंने प्रॉपर्टी बाय की है। आपके पास भी अगर इस तरह का कोई नोटिस आया है तो आप नीचे कमेंट में जरूर लिख के बताएं। और आपने अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड कोई प्रॉपर्टी बाय करते हुए, सेल करते हुए लगा दिया था, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल निश्चिंत होकर रहें, आपके पास इस तरह का नोटिस नहीं आएगा। 2024 बस आ चुका है, अगले महीने 2024 शुरू हो जाएगा। 2024 के लिए रियल एस्टेट के डेवलपर्स ने अपनी तैयारी कर ली है। जितने भी टॉप लिस्टेड प्लेयर हैं उनके जो प्रोजेक्ट्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगे 2024 में। उसकी इंटेंसिटी डबल होगी। 2024 में इन्होंने जितने प्रोजेक्ट लॉन्च करे थे उससे डबल ये प्रोजेक्ट 2024 में लॉन्च करने जा रहे हैं। मैं टॉप 7 सिटीज की बात कर रहा हूँ जिसके बेस पे हम रियल एस्टेट को कैलकुलेट करते हैं इंडिया में। तो इन टॉप 7 सिटीज में आपको रियल एस्टेट के नए नए प्रोजेक्ट आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में 2024 में देखने को मिलेंगे। यहाँ से इंडिकेशन साफ मिल रहा है कि 2024 में रियल एस्टेट बहुत अच्छा करने जा रहा है। एक और रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट में कहा गया है कि हमारी जो पॉपुलेशन की ग्रोथ है, हमारी जो इकोनॉमी की ग्रोथ है और हमारी जो सैलरी हाइक हो रही है, ये 3 मोटी मोटी वजह है जिस वजह से रियल एस्टेट अच्छा कर रहा है। आपको क्या लगता है ये 3 वजह हैं जिसकी वजह से हमारा रियल एस्टेट अच्छा कर रहा है, या आपको लगता है और भी बहुत कुछ है या और भी वजह है? अगर आपको लगता है आपका कुछ और पॉइंट ऑफ व्यू है तो कमेंट में जरूर लिख के बताएं, मेरे को भी पता लगेगा कि आप क्या सोचते हैं रियल एस्टेट की बढ़ने की और क्या वजह है, ग्रो करने की और क्या वजह है। मैंने 3 वजह बताई, इकोनॉमी बताया, हमारी पॉपुलेशन जो बढ़ रही है, हमारा ऑर्गेनाइजेशन बढ़ रहा है और साथ में सैलरी हाइक हो रही है। ये मैंने वजह बताई। इसके अलावा आपको कुछ लगती है तो कमेंट में जरूर बताएं। अब बात कर लेते हैं फ्यूचर की। जी हाँ, आप में से बहुत सारे लोगों को याद होगा कोरोना आने से पहले नॉर्मली हम सब ऑफिस जाते थे, ऑफिस जाके काम करते थे, फिर घर आते थे। कोविड ने इसको बिल्कुल बदल दिया। कोविड में वर्क फ्रॉम होम का कल्चर आया। अब धीरे धीरे चीजें जब ठीक हुई, फिर से लोगों ने दोबारा ऑफिस ज्वाइन करा, ऑफिस जाना शुरू कर दिया। लेकिन अमेरिका में एक सर्वे हुआ है, उस सर्वे में क्या रिपोर्ट आई है वो मैं आपको बता देता हूँ। अमेरिका की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा जो ट्रेंड होता है वो मोस्टली जो अमेरिका में पहले चलता है वो फिर इंडिया में अडॉप्ट हो जाता है, मोस्टली इस तरह होता है। तो इसलिए हम अमेरिका के सर्वे की बात करें। अमेरिका में जो सर्वे हुआ उसमें ये लोगों से बात की गई, तो लोगों ने सबसे ज्यादा क्या पसंद किया है मैं आपको बता देता हूँ। लोगों से पूछा उन्हें रेगुलर ऑफिस जाना पसंद है या उनको वर्क फ्रॉम होम पसंद है या वो हाइब्रिड मॉडल पसंद करते हैं। तो सबसे ज्यादा जो वोट दिए, सबसे ज्यादा जो लोगों ने पसंद किया है वो हाइब्रिड मॉडल पसंद किया है। हाइब्रिड मॉडल जिन लोगों को नहीं पता है मैं बता देता हूँ, इसमें आपको वीक में कुछ दिन ऑफिस जाना पड़ता है, कुछ दिन आपको घर से रह के काम करना पड़ता है। इंडिया में ऑलरेडी चलन में ये ट्रेंड आ चुका है। मेरे बहुत सारे जानने वाले हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरी फैमिली में भी हैं जो IT से जुड़े लोग हैं, वो कुछ दिन ऑफिस जाते हैं वीक में, कुछ दिन घर से काम करते हैं। इससे रियल एस्टेट को डबल फायदा होगा। कैसे होगा आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा, फिर भी बता देता हूँ। एक फायदा इससे ये होगा, जब आप ऑफिस जाएंगे रेगुलर तो जो ऑफिस स्पेस की डिमांड थी वो कम नहीं होगी, ऑफिस स्पेस बने रहेंगे, डिमांड बढ़ती रहेगी, नए नए ऑफिस खुलेंगे, नई नई ग्रोथ आएगी। और साथ में जब हाइब्रिड मॉडल में आपको घर पे काम करना पड़ेगा तो आपको एक वर्क स्टेशन घर पे चाहिए होगा
और घर पे वर्क स्टेशन के लिए आपको एक एक्स्ट्रा रूम चाहिए होगा, एक्स्ट्रा कॉर्नर चाहिए होगा, तो आप जो नॉर्मल घर देख रहे हैं आपको उससे एक बड़ा घर चाहिए होगा। अगर आप छोटे घर में रह रहे हैं तो आपको ये लगता होगा कि आपके पास एक एक्स्ट्रा रूम होता तो आप उस पर अपना वर्क स्टेशन बना देते। हम भी कुछ इस तरह का सोच रहे हैं। मेरे को भी कई बार ऐसा लगता है कि मेरे घर में मेरा एक अलग से रूम वर्क स्टेशन के लिए होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग ऐसा सोच रहे हैं और बहुत सारे लोग ऐसा करने भी लगे हैं कि अपने छोटे घरों से शिफ्ट होकर बड़े घरों की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि उनको एक वर्क स्टेशन घर में चाहिए ही चाहिए। तो इस तरह से रियल एस्टेट पे इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है। रियल एस्टेट से इसको एक और बूस्ट मिलेगा, रियल एस्टेट इससे बढ़ेगा। अब हम बात कर लेते हैं पार्लियामेंट की। आपको लग रहा होगा कि पार्लियामेंट की बात हम रियल एस्टेट में कैसे करें। रियल एस्टेट का कनेक्शन है, कैसे बता देता हूँ। पार्लियामेंट में हाउसिंग डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है, वहां पर हमारे जो MOS हैं उन्होंने बताया कि अब तक करीब 342 यानी 342 जो प्रोजेक्ट्स हैं जो स्टॉल्ड थे, जिनका काम रुक गया था, उनको दोबारा से शुरू कर दिया गया। उनके लिए फंडिंग दी गई है। फंडिंग स्वामी फंड से दी गई। स्वामी फंड का क्या फुल फॉर्म होता है, मतलब होता है, आपको समझा देता हूँ। पहले आप अपनी स्क्रीन पे इसका नाम देख लीजिए। स्पेशल विंडो फॉर कंप्लीशन ऑफ अफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसिंग इन्वेस्टमेंट फंड, यानी जो अफोर्डेबल प्रोजेक्ट है, जो मिड इनकम प्रोजेक्ट है, जो किसी वजह से क्या, जो बिल्डर के पास फाइनेंस खत्म होने से, बिल्डर के पास फंड्स खत्म होने से या किसी अन्य वजह से वो प्रोजेक्ट्स रुक गए हैं, तो उनको स्वामी फंड से फंड दिया जाता है। ऐसे करीब 342 प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्लियर कर चुकी है। इससे करीब 2 लाख लोगों को फायदा हुआ है, क्योंकि 2.25 लाख जो यूनिट्स थी वो कंप्लीट हो रही हैं इस फंड से। गवर्नमेंट का ये प्लान है कि फ्यूचर में भी वो और दूसरे जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको इस तरह फंड करेगी ताकि ये रुके हुए प्रोजेक्ट बंद ना हो। इसमें एक और कैटेगरी होती है, जो प्रोजेक्ट स्टॉल्ड है या बंद है या फिर इंसॉल्वेंसी की तरफ गया हुआ है, जिसने इंसॉल्वेंसी के लिए अपने पेपर दे दिए हैं। ऐसे प्रोजेक्ट्स को बचाने के लिए, कंप्लीट हो सके, सबका फायदा हो, बिल्डर का फायदा हो, होम बायर ने जो पैसा लगा उसका फायदा हो, ऐसे प्रोजेक्ट्स में स्वामी फंड सरकार की तरफ से दिया जाता है। एक और अपडेट है, ये रुके हुए प्रोजेक्ट्स को लेकर ये अपडेट है, उसके बारे में मैं जानकारी बता देता हूँ। हमारी जो हाउसिंग मिनिस्ट्री है उन्होंने ये बताया है कि हम एक योजना तैयार करें, हम एक पॉलिसी तैयार करें। इंडिया में जितने भी इस तरह के रुके हुए प्रोजेक्ट हैं या जो इंसॉल्वेंसी के लिए गए हुए हैं, उनको कैसे दोबारा से शुरू किया जा सकता है, उसके लिए पॉलिसी बना रहे हैं। इस पॉलिसी को तैयार करते हुए अमिताभ कांत कमेटी की जो रिकमेंडेशन है उनको ध्यान में रखा गया है। अमिताभ कांत कमेटी आपको पता होगा, हमारी जो G20 हुआ था उसके शेरपा थे, उनकी अध्यक्षता में कमेटी बनी थी। जो स्टॉल्ड प्रोजेक्ट है या इंसॉल्वेंसी के लिए गए हैं उनको कैसे रिवाइव किया जा सकता है, उस पर उनकी एक कमेटी की रिपोर्ट थी। उस रिपोर्ट की रिकमेंडेशन के आधार पर ही सरकार एक पॉलिसी तैयार करिए। इस पॉलिसी को प्रिपेयर करके वो फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास भेजेगी और ये फाइनेंस मिनिस्ट्री से जैसी अप्रूव हो जाएगी पॉलिसी, आपके सामने होगी और आपके लिए रास्ते खुल जाएंगे। जिन लोगों ने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की हुई है, जिनके प्रोजेक्ट्स लटके हुए हैं, जिनके प्रोजेक्ट्स इंसॉल्वेंसी में गए हुए हैं, जो सालों से लोग अपने घरों के इंतजार में, शायद उनके लिए रास्ते खुलते हुए आपको फ्यूचर में नजर आए। और फ्यूचर में इस तरह की जैसी ये पॉलिसी आएगी सबसे पहले हम आपको बताएंगे, इसलिए आप इस चैनल से जुड़े रहें। वीडियो कैसी लग रही है आपको जरूर लाइक करके बताएं, लाइक करके अपना प्यार दें। नीचे कमेंट करके आप बढ़िया भी लिख सकते हैं कि आपको वीडियो बढ़िया लग रही है, अपडेट आपको बढ़िया लग रही है। अब हम अपनी अगली अपडेट की तरफ चलते हैं। कई दिनों के बाद आज बात कर लेते हैं फरीदाबाद की। जी हाँ, फरीदाबाद अथॉरिटी का एक मास्टर प्लान आया है 2041 का। उनके मास्टर प्लान में उन्होंने ये कहा है कि हम इस तरह की कोई हाई स्पीड ट्रेन चलाना चाहते हैं जो नोएडा को भी कनेक्ट करे, जो गुड़गांव को भी कनेक्ट करे, ताकि इसके साथ साथ जो दोनों शहर ग्रो कर रहे हैं, एक तरफ गुड़गांव एक तरफ नोएडा, तो बीच में फरीदाबाद है, फरीदाबाद भी उस साथ के साथ ग्रो करे। उसके पीछे जो सोच है वो ये है कि नोएडा में जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा उससे भी कनेक्टिविटी मिल जाए फरीदाबाद के लोगों को, और गुड़गांव से कनेक्टिविटी मिल जाए, यानी दिल्ली एयरपोर्ट से भी कनेक्टिविटी फरीदाबाद के लोगों को मिल जाए। ये प्लानिंग है, अभी एग्जीक्यूशन कुछ नहीं है, इसलिए आप इसको प्लानिंग के तौर पर ही लें। अब बात कर लेते हैं ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने 5000 लोगों को बड़ी राहत दी है। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने करीब 20 ऐसे प्रोजेक्ट को ओसी दे दिया है जिन्होंने अपने ड्यूज क्लियर कर दिए थे। इन 20 प्रोजेक्ट्स में 5000 अपार्टमेंट थे, तो इनका ड्यूज क्लियर होने के बाद, इनको ओसी देने के बाद इनकी रजिस्ट्री शुरू हो जाएगी और लोग अपने घरों में शिफ्ट हो सकेंगे। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी का कहना है कि करीब 100 प्रोजेक्ट और हैं ऐसे जिन्होंने अपने ड्यूज क्लियर नहीं करे हैं, और ये ड्यूज थोड़े बहुत नहीं है, ये करीब 14,000 करोड़ रुपए हैं जो डेवलपर्स पर ड्यू है अथॉरिटी के। तो ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी का कहना है कि जैसे ये ड्यूज क्लियर कर देंगे हम इनको ओसी दे देंगे। ऐसे करीब 100 प्रोजेक्ट और हैं और 14,000 करोड़ रुपए डेवलपर्स को, अथॉरिटी को देने हैं। अब हम अपनी एक और अपडेट की बात कर लेते हैं। ये अपडेट है एवरेस्ट को लेकर। एवरेस्ट मसाले वाले, एवरेस्ट
जो पहाड़ है उसकी बात नहीं कर रहा। पिछले मैंने जो अपडेट दिए थे उसमें बताया था उन्होंने 73 करोड़ रुपए का अपार्टमेंट लिया था। अब उन्होंने 2 अपार्टमेंट लिए। एक बार फिर से उन्होंने रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट किए। करीब 143 करोड़ रुपए के उन्होंने 2 अपार्टमेंट मुंबई में लिए हैं। जिस डेवलपर के उन्होंने अपार्टमेंट लिए वो डेवलपर है आपका ओबरॉय। जी हाँ, वही ओबरॉय जिसके बारे में बता चुका हूँ। गुड़गांव में आएगा, वो एक्सटेंशन रोड पे आएगा। लोगों को उसका बहुत इंतजार है। और जब आप वीडियो देख रहे होंगे उस वक्त गोदरेज का EOI जनरेशन चल रहा होगा। गोदरेज का गुड़गांव में प्रोजेक्ट आया है, लोग उसको पसंद कर रहे हैं। तो आप अगर उसमें इंटरेस्ट रखते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो एक अफोर्डेबल प्रोजेक्ट सोना में लाइव हो चुका होगा, मोस्ट प्रोबेबली लाइव हो चुका होगा। तो आप जब ये वीडियो देख लें तो एक बार TCP हरियाणा की वेबसाइट भी चेक कर लें। और जाते जाते मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ, ये अफोर्डेबल प्रोजेक्ट में पैन इंडिया से कोई भी अप्लाई कर सकता है। इस चैनल पे बहुत सारे वीडियो ट्यूटोरियल बने हुए हैं, आप उनको देख सकते हैं। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। लाइक करने में, कमेंट करने में बिल्कुल कंजूसी ना बरते। पिछली बार आपने कुछ कमेंट ही नहीं करे, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें। कुछ और समझ में नहीं आता तो वीडियो बहुत अच्छा लगा, अपडेट बहुत अच्छी लगी, सिर्फ यही लिख दें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैं कोशिश करता हूँ कि सबको रिप्लाई करूँ। इसी तरह की हमारी ये अपडेट की सीरीज लगातार चलती रहेगी। अब मैं इस वीडियो को यहीं खत्म करता हूँ, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।